आज हम 2003 की एक ऐसी हिंदी फिल्म पर बात करेंगे जिसने इंडियन हॉरर को मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। राम गोपाल वर्मा की भूत। मेरे ख्याल से ये उन गिनी चुनी फिल्मों में से जिसका नाम ही उसका पूरा जॉनर बता देता है, कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि नाम जितना सीधा है, फिल्म उतनी ही परतदार है। उस दौर में जहां हॉरर का मतलब था रामसे ब्रदर्स के मॉन्स्टर्स, डरावना मेकअप और वीरान हवेलियां, वहीं आरजीबी हॉरर को हमारे ड्राइंग रूम और बेडरूम में ले आए। डर कहीं बाहर से नहीं, हमारे अपने घर के अंदर से आ रहा था। सही था। तो जो भी हमने इस फिल्म के बारे में पढ़ा या देखा है, उसे एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ डराने के बारे में नहीं थी। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आरजीवी ने बिना किसी स्पेशल इफेक्ट्स के डर का एक ऐसा माहौल कैसे बनाया और हॉरर के पर्दे के पीछे ये फिल्म असल में क्या कहानी कह रही थी। और ये एक मजेदार पड़ताल होगी, क्योंकि भूत सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एक क्राइम ड्रामा है और आखिर में इंसाफ की एक दुखद कहानी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत ही आम है। विशाल और उसकी पत्नी स्वाति मुंबई में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। एक ऊंची बिल्डिंग में सी फेसिंग फ्लैट। सब कुछ परफेक्ट लगता है, सिवाय एक चीज के। हाँ, फ्लैट का किराया शक पैदा करने जितना कम है। और यहीं से आरजीवी अपना पहला दांव खेलते हैं। हाँ, ये एक क्लासिक हॉरर सेटअप है। कोई चीज जो जरूरत से ज्यादा अच्छी लगे तो उसमें कुछ गड़बड़ होती है। एकदम। बिल्डिंग का वॉचमैन उन्हें दबी जुबान में बताता है कि पिछली किराएदार एक औरत ने इसी फ्लैट में बालकनी से कूदकर जान दे दी थी। तो यहीं पर किरदारों के बीच एक तनाव पैदा हो जाता है ना। हाँ, विशाल जो पूरी तरह प्रैक्टिकल है, वो इसे अंधविश्वास कहकर हंस देता है। लेकिन स्वाति जो अपनी गट फीलिंग पर ज्यादा भरोसा करती है, उसके मन में एक डर बैठ जाता है। हाँ। बिल्कुल। और ये सिर्फ किरदारों का तनाव नहीं है, ये दर्शक का भी तनाव है। फिल्म हमें लगातार सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हमें विशाल की तरह तर्क से सोचना चाहिए या स्वाति की तरह अपने डर पर यकीन करना चाहिए? हाँ। पूरी फिल्म इसी एक सवाल पर टिकी है। अच्छा। आरजीवी हमें किसी एक का पक्ष लेने नहीं देते हैं, बल्कि दोनों के बीच लटकाए रखते हैं। और ये डर तब और गहरा हो जाता है जब विशाल काम पर होता है और स्वाति घर में अकेली होती है। ये जो शहरी अकेलापन है, फिल्म ने उसे बहुत असरदार तरीके से पकड़ा है। यहीं से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है। हाँ, और आरजीवी यहाँ एक और कमाल का काम करते हैं। वो हमें कभी भूत दिखाते नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ उसकी मौजूदगी महसूस करवाते हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है पर बाहर कोई नहीं होता। बिना हवा के पर्दे हिलने लगते हैं, किचन से हल्की आवाजें आती हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव का हिस्सा है। एग्जैक्टली। ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब बैकग्राउंड में कोई डरावना संगीत नहीं है जो हमें पहले से बता दे कि अब कुछ होने वाला है। प्रिसाइसली। और इसी वजह से दर्शक हमेशा बेचैन रहता है। जब कोई साउंड क्यों नहीं होता तो आपका दिमाग खाली जगहों को खुद डर से भरने लगता है। उस फिल्म का साउंड डिजाइन कमाल का था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक, दूर से आती ट्रैफिक की हल्की आवाज या फ्रिज का हाँ, ये रोजमर्रा की आवाजें ही अनजानी और डरावनी लगने लगती हैं। आरजीवी ने हमें डराया नहीं, हमें खुद डरने पर मजबूर कर दिया। और कैमरा का इस्तेमाल भी कुछ ऐसा ही था। कई बार कैमरा ऐसी जगह पे टिका रहता था जहां कुछ हो नहीं रहा होता, लेकिन हमें लगता था कि अभी कुछ होगा। हाँ, वो खालीपन ज्यादा डरावना था। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक तनाव बनाना। आरजीवी के अनकन्वेंशनल कैमरा एंगल्स, वाइड लेंस जो कमरे को अजीब सा दिखाते हैं, ये सब मिलकर एक बहुत ही असहज माहौल बनाते हैं। आपको लगता है कि आप उस फ्लैट में स्वाति के साथ ही फंस गए हैं। और इस फंसे हुए एहसास को उर्मिला मातोंडकर ने अपनी एक्टिंग से एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। हाँ, उर्मिला की एक्टिंग इस फिल्म की जान है। खासकर उस सीन के बाद जो कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है, स्वाति का गर्भपात। उस हादसे के बाद स्वाति पूरी तरह बदल जाती है। वो सिर्फ बदलती नहीं, वो किसी और में तब्दील होने लगती है। उसका डर अब सिर्फ डर नहीं रहता, उसमें एक अजीब सी ठंडक और गुस्सा भी शामिल हो जाता है। वो घंटों शीशे में खुद को घूरती है, खुद से बातें करती है, बिना ज्यादा डायलॉग के। हाँ, बिना ज्यादा डायलॉग के सिर्फ अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से उस किरदार के अंदर चल रही उथल पुथल को पर्दे पर जिंदा कर दिया। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जहां डर, बेबसी और गुस्सा एक ही चेहरे पे एक साथ दिखते हैं। तो हम इस गहरे मनोवैज्ञानिक डर में डूबे होते हैं और तभी आरजीवी कहानी में एक और मोड़ ले आते हैं। विशाल, जो अब तक सब कुछ स्वाति का वहम मान रहा था,
उसे एक मनोचिकित्सक डॉक्टर रजनी के पास ले जाता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी थी तो मुझे भी लगा था कि शायद ये कोई मानसिक बीमारी ही होगी। और यही फिल्म का एक मास्टर स्ट्रोक था। उस समय हॉरर फिल्मों में या तो भूत होता था या फिर मानसिक बीमारी, दोनों एक साथ नहीं होते थे। आरजीवी ने यहाँ दर्शकों को एक लॉजिकल, वैज्ञानिक वजह दी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कुछ देर के लिए हमें लगता है अच्छा तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, इसमें भूत नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि अब हमें जवाब मिल गया कि ये सब स्वाति के दिमाग का खेल है, जो अपने बच्चे को खोने के सदमे से गुजर रही है। ठीक यही। और जैसे ही हम इस तर्क के साथ सहज होते हैं, आरजीवी कहानी को वापस अलौकिक दुनिया में धकेल देते हैं। और इस बार पहले से भी ज्यादा भयावह तरीके से। ये दर्शकों के पैरों के नीचे से जमीन खींचने जैसा था। आप उस सीन की बात कर रही हैं जब स्वाति बिल्डिंग के एक बच्चे को खिड़की से नीचे फेंक देती है। वो सीन आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईमानदारी से कहूं तो आज भी वो सीन देखकर सिहरन होती है। सिनेमा हॉल में उस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस था। वो एक ऐसा पल था जहां फिल्म ने साफ कर दिया कि अब कोई नियम लागू नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी मानसिक बीमारी। हाँ, कोई भी मानसिक बीमारी किसी इंसान से इतनी ठंडक और बेपरवाही से ऐसा काम नहीं करवा सकती। यहाँ डर की परिभाषा बदल जाती है। अब डर किसी अनजानी ताकत का नहीं, बल्कि इस बात का है कि वो ताकत कितनी बेरहम हो सकती है। और इसी सीन के बाद फिल्म एक बार फिर अपना जॉनरा बदलती है। हॉरर और साइकोलॉजी से निकलकर ये एक क्राइम थ्रिलर बन जाती है। पुलिस की एंट्री होती है और स्वाति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ इंस्पेक्टर लीला सावंत का किरदार कहानी में एक नई उम्मीद लेकर आता है। वो इस केस को सिर्फ एक पागलपन का मामला नहीं मानती, वो तर्क और सबूतों के जरिए सच की तह तक पहुंचना चाहती हैं, चाहे वो सच कितना भी अजीब क्यों ना हो। तो लीला सावंत एक तरह से दर्शक का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भी जानना चाहती हैं कि आखिर हो क्या रहा है। उनकी जांच हमें फ्लैट के अतीत में ले जाती है। हाँ, और जब वो पुराने रिकॉर्ड्स खंगालती है तो असली कहानी सामने आती है। पता चलता है कि पिछली किराएदार आशा एक सिंगल मदर थी जो अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। आधिकारिक तौर पर ये एक आत्महत्या थी, लेकिन लीला को शक होता है। और जांच से जो खुलासा होता है वो फिल्म के पूरे नैरेटिव को पलट देता है। आशा ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ था और उसका बच्चा उससे छीन लिया गया था। ओहो। यही दर्द, यही नाइंसाफी उसकी आत्मा को उस फ्लैट से बांधे हुए थी। अब हमें समझ आता है कि उसका मकसद डराना नहीं था, वो बदला भी नहीं चाहती थी, वो सिर्फ इंसाफ चाहती थी। वो चाहती थी कि दुनिया को पता चले कि उसके और उसके बच्चे के साथ क्या हुआ था। तो स्वाति का शरीर सिर्फ एक माध्यम था आशा की आवाज बनने के लिए। जो कुछ भी स्वाति कर रही थी, उसका गुस्सा, उसका अजीब व्यवहार, वो सब असल में आशा का दर्द और न्याय की पुकार थी। ये सोचकर ही कहानी का पूरा मतलब बदल जाता है। बिल्कुल, ये फिल्म को एक बहुत गहरी इमोशनल कोर देता है। हॉरर अब सिर्फ डर पैदा करने का जरिया नहीं रहता, बल्कि सहानुभूति जगाने का जरिया बन जाता है। हमें आशा के लिए दुख होता है, और जैसे ही इंस्पेक्टर लीला सबूतों के साथ असली कातिल को गिरफ्तार करती है, सब कुछ शांत हो जाता है। एकदम। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, सिर्फ कानून का राज। सच सामने आते ही आशा की आत्मा को शांति मिल जाती है और स्वाति तुरंत ठीक होकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आती है। भगाने पर नहीं, बल्कि एक इंसान को सजा दिलवाने पर आधारित है। ये फिल्म के गहरे संदेश को स्थापित करता है कि असली भूत गरीबी, लाचारी और समाज की नाइंसाफी में बसता है। हर भटकती आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ इसलिए भटकती हैं क्योंकि उन्हें जीते जी इंसाफ नहीं मिला। तो कुल मिलाकर भूत को जो चीज एक यादगार फिल्म बनाती है, वो सिर्फ उसका रियलिस्टिक हॉरर नहीं है, बल्कि ये भी है कि उसने हॉरर को एक सामाजिक और इमोशनल कहानी के साथ जोड़ा। सही कहा। इसने साबित किया कि डर पैदा करने के लिए बड़े बड़े मॉन्स्टर या स्पेशल इफेक्ट्स की नहीं, बल्कि एक अच्छी कहानी, दमदार एक्टिंग और एक ऐसे माहौल की जरूरत होती है जो दर्शकों को बेचैन कर दे। भूत ने हिंदी सिनेमा में अर्बन हॉरर की नींव रखी, एक ऐसा डर जो हमारे बहुत करीब है, हमारे अपने घरों में, हमारी अपनी सच्चाई में। तो भूत की कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर अनदेखी ताकतों का नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा एक दूसरे के साथ की गई नाइंसाफी का होता है। अनरिजॉल्व्ड इनजस्टिस ही सबसे बड़ा भूत है। बिल्कुल। और ये फिल्म जाते जाते एक बहुत जरूरी और थोड़ा असहज करने वाला सवाल भी छोड़ जाती है। अगर किसी के साथ अन्याय हो और सिस्टम उसे इंसाफ न दे पाए, तो क्या उसकी आत्मा का अपने तरीके से न्याय मांगना जायज है?
स्वाति तो इस लड़ाई में एक निर्दोष मोहरा थी। न्याय की इस तलाश में किसी बेगुनाह का इस्तेमाल कहाँ तक सही है, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।